बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं डियर स्टूडेंट्स? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम चैप्टर 9 का थ्योरम 9.1.2 जो कि दूसरा थ्योरम है उसको प्रूव करेंगे। इस थ्योरम का जो अलग से नाम है वो ये नंबर इस्तेमाल करने के बजाय हम कहेंगे कन्वर्स आइसोसेलेस ट्राइंगल थ्योरम कहेंगे इसको। सबसे पहले हम सीखेंगे कि आइसोसेलेस ट्राइंगल किसे कहते हैं। यहाँ पे एस होना चाहिए तो आपने करेक्ट कर लेना है। और फिर इस थ्योरम को हमने कन्वर्स का नाम क्यों दिया है ये भी हम सीखेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि आइसोसेलेस ट्राइंगल किसे कहते हैं हम। अगर किसी भी एक ट्राइंगल में कोई सी भी दो साइड्स की लंबाइयां बराबर हों, जैसे यहां मैंने ए बी और सी ए को एक एक टिक मार्क लगा दिया है, अगर ये बराबर हैं किसी भी एक ट्राइंगल में, तो ऐसे ट्राइंगल को हम आइसोसेलेस ट्राइंगल कहते हैं। आइसोस का मतलब होता है इक्वल और स्केलोस या स्केलेस का मतलब होता है ग्रीक में लेग्स, यानी कि इक्वल लेग्स वाला ट्राइंगल। यहां पे दो इक्वल लेग्स हैं, ए बी और ए सी। आप कोई सी भी दो साइड्स बराबर ले सकते हैं, तो ऐसा ट्राइंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल कहलाता है। यानी लंबाइयों की बुनियाद पर, दो साइड्स की लंबाइयां बराबर होने की बुनियाद पर हमने कहा है कि ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है। अब ऐसा ट्राइंगल जो आइसोसेलेस ट्राइंगल जिसको हम कहते हैं, इसमें जो तीसरी साइड बचती है, दो साइडें तो बराबर है ना, जो तीसरी साइड बचती है उसको हम बेस कहेंगे, या बीसी बेस है। और जो बेस का ऑपोजिट एंगल है, यानी ये वाला एंगल ए, ऐसे कह लें, या दो बराबर वाली साइडों के दरमियान का जो इंक्लूडेड एंगल है उसको हम कहते हैं वर्टिकल एंगल। तो ये चीज मौजूद होती है आइसोसेलेस ट्राइंगल के अंदर, तो ये टर्मिनोलॉजी हम इस्तेमाल करेंगे, आपको याद रहे, इसीलिए मैं इसको उठाकर साइड में रख लेता हूं यहां पर। अब हम बात करते हैं कि कन्वर्स किसे कहते हैं। आइसोसेलेस ट्राइंगल तो आपको समझ आ गया। लॉजिक की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हमारे वैसे जितने भी थ्योरम्स हैं वो कंडीशनल ही हैं। इफ पी देन क्यू हमें प्रूव करना होगा, या इसे भी लिख सकते हैं पी इंप्लाइज क्यू। अगर किसी थ्योरम को मैं पी इंप्लाइज क्यू लिखता हूं, उसके प्रेमिस और कंक्लूजन को, तो उसका कन्वर्स क्या बनेगा? इफ क्यू देन पी, यानी क्यू इंप्लाइज पी बनेगा। तो इसका कन्वर्स ये होगा और इसका कन्वर्स ये होगा, दोनों एक दूसरे के कन्वर्सेस हैं। अब ये हमें समझ आ गया कि आइसोसेलेस ट्राइंगल किसे कहते हैं और कन्वर्स किसे कहते हैं। अब हम थ्योरम का स्टेटमेंट देख लेते हैं कि इस थ्योरम में हमें क्या बताया गया है। थ्योरम के स्टेटमेंट से वैसे दो चीजें आती हैं, अभी हमने देखा। पी यानी प्रेमिस आता है, और जिसको हम गिवन की हेडिंग के अंदर लिखते हैं, और कुछ साबित करना होता है कंक्लूजन, वो हमें टू प्रूफ की हेडिंग में लिखते हैं। अब इस थ्योरम को हम पढ़ लेते हैं कि क्या चीज हमें दे रहा है। इफ और देन के साथ मौजूद है ये थ्योरम, तो हमें कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है इसका स्टेटमेंट। तो ये स्टेटमेंट ही आपके पास एग्जाम के अंदर आएगा। इससे जो सबसे पहली चीज आपने बनानी है वो डायग्राम बनानी है, और डायग्राम से प्रेमिस और आपने प्रूफ निकालना है डायग्राम से, या यहां से निकाल लें आप। और फिर उसके बाद कंस्ट्रक्शन की जरूरत पड़ती है तो करेंगे, वरना नहीं करेंगे और प्रूफ कर देंगे। तो यहां पर ये डायरेक्ट प्रूफ है, तो लिखा भी है यहां पर इफ और देन। तो इफ के बाद जितनी जो भी चीज लिखी है वो आपके प्रेमिस का हिस्सा होगी, और देन के बाद जो भी बात लिखी है वो आपके कंक्लूजन का हिस्सा होगी। वो रिजल्ट आपने निकालना होगा। तो पढ़ लेते हैं। लिखा है इफ अगर टू एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल, यहां पे बहुत गौर करना है आपने, एंगल्स दो हैं लेकिन ट्राइंगल एक है। यहां पर आ लिखा हुआ है, पिछले थ्योरम में दो ट्राइंगल्स थे, यहां पर एक ट्राइंगल है। तो एक ट्राइंगल के दो एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, अगर बराबर हैं, अगर कहां लिखा है, ये रहा इफ, अगर दो एंगल्स बराबर हैं एक ट्राइंगल के, कॉन्ग्रुएंट है, तो जो चीज यहां पर लिखी हुई है वही मैं बना लेता हूं। सबसे पहले तो मेन ऑब्जेक्ट आएगा ना कि एंगल्स किसी ट्राइंगल के हैं। तो मैंने ये ट्राइंगल बना लिया ए बी सी। ये नाम आपने खुद से डिसाइड करना है, क्योंकि यहाँ स्टेटमेंट में तो नहीं दिया हुआ कि ट्राइंगल का क्या नाम देना है। अब जो नाम आपने दिया है उसी को आपने प्रेमिस में उठा के लिख लेना है, ट्राइंगल ए बी सी। तो यहां पर ट्राइंगल का नाम देने के लिए जरूरी है कि आप ट्राइंगल का सिंबल बनाएंगे और वही तीनों वर्टिसेस के नाम लिख देंगे। ट्राइंगल में ट्राइंगल का सिंबल बनाना नहीं भूलना। तो सबसे पहले तो मेन ऑब्जेक्ट आ गया, क्योंकि आगे जो चीजें मौजूद हैं, जो दो एंगल्स हमने दिखाने हैं बराबर, वो इस ट्राइंगल के होंगे ना। तो पहले तो मेन ऑब्जेक्ट बताएंगे। और यहां पे इन लिखने का मकसद ये है कि अगर ट्राइंगल के अंदर कोई चीजें आपने मजीद बतानी है कि इस ट्राइंगल के अंदर क्या है, तो फिर लिखेंगे इन ट्राइंगल एबीसी, इस ट्राइंगल एबीसी में, इनका मतलब है में, इस ट्राइंगल एबीसी में दो एंगल्स बराबर हैं, तो मैंने एंगल बी और एंगल सी बराबर ले लिए हैं।
जैसे कि मुझे यहाँ बताया गया था कि दो एंगल्स बराबर होंगे, आर कॉन्ग्रुएंट। तो ऐसा ट्राइंगल हमने बनाया कि इन ट्राइंगल एबीसी में एंगल बी कॉन्ग्रुएंट लिया है मैंने एंगल सी के, जैसे मुझे यहाँ पर कहा गया है। तो बिल्कुल इसी तरह से आपने भी लिखना है। अब नेक्स्ट का है उसने देन, इट मींस कि यहां से कंक्लूजन स्टार्ट हो गया है। द साइड्स अपोजिट टू देम, जो उनकी अपोजिट साइड्स होंगी, किन की अपोजिट साइड्स होंगी, इन दो एंगल्स की जो अपोजिट साइड्स होंगी, आर ऑल्सो कॉन्ग्रुएंट, वो भी बराबर होंगी। देन में है तो इसका मतलब ये बात हमने साबित करनी है। अब अपोजिट साइड किसे कहते हैं, जैसे ये एंगल बी है, इसकी अपोजिट साइड ये बनेगी सी ए। अब एंगल भी लिखने का तरीकेकार देख लें, यहाँ पे मैं आपको गौर करवा रहा हूं। पहले एंगल का सिंबल आएगा और फिर वर्टेक्स आ जाएगा, वर्टेक्स यानी कि ये पॉइंट। जब आपने साइड यानी कि लंबाई को मेंशन करना हो, लंबाई हमेशा किसी सेगमेंट की होती है, तो ये वर्टेक्स ए और वर्टेक्स सी के दरमियान की लंबाई है, तो इसको आप ए सी लिखें या सी ए लिखें और ऊपर छोटा सा लाइन सेगमेंट बना देंगे। ये आपने नहीं भूलना है, क्योंकि अगर मैं सी ए करके ऊपर ये लाइन बना दूंगा तो यही दो पॉइंट से ये लाइन मेंशन हो जाएगी, इसी दो पॉइंट से ये सेगमेंट मेंशन हो गया, इन्हीं दो पॉइंट से रे भी मेंशन हो सकती है। तो आपने ये बताना जरूरी है कि ये लाइन है, सेगमेंट है या रे है, क्योंकि ये ट्राइंगल है तो ट्राइंगल में सेगमेंट्स होते हैं और ट्राइंगल में सेगमेंट्स को हम साइड्स कहते हैं। तो हमने ये साबित करना है कि जो इनकी अपोजिट साइड्स होंगी, जो एंगल्स बराबर लिए हैं आपने, वो भी बराबर होंगी, यानी कि ए बी की लंबाई बराबर होगी सी ए की। अब थोड़ा सा अगर आप गौर करें यहां पर, तो हम कहना चाह रहे हैं कि इस एक ट्राइंगल में ए बी और सी ए की लंबाई बराबर होगी, तो क्या ये आइसोसेलेस ट्राइंगल नहीं बन जाएगा? यकीनी तौर पे बन जाएगा ये आइसोसेलेस ट्राइंगल। आइसोसेलेस ट्राइंगल किस बुनियाद पे कहा था हमने कि साइड्स की लंबाई बराबर होगी, लंबाइयों की बुनियाद पर कहा था, तो ऐसे ट्राइंगल को आइसोसेलेस ट्राइंगल कहते हैं। यहां तो एंगल बराबर दिए गए हैं और एंगल से साइड पर पहुंचना है, हमने साइड्स बराबर साबित करनी है, तो इस वजह से हमने इसको कन्वर्स कहा है, क्योंकि आइसोसेलेस ट्राइंगल नाम है साइड्स की वजह से। तो साइड्स को हम उसके नाम की बुनियाद पर लेकर चलेंगे, और अगर किसी और वजह से आइसोसेलेस ट्राइंगल साबित करना है, यानी एंगल्स की वजह से साबित करना है, तो इस वजह से इसको हम कन्वर्स कह रहे हैं इसका। अगर हम साइड्स लेकर चलते प्रेमिस में और एंगल्स साबित करते बराबर अपोजिट एंगल्स, तो ये सीधा सीधा आइसोसेलेस ट्राइंगल थ्योरम हो जाता। अब एंगल से साइड पर जाना है तो ये उसका कन्वर्स है। तो होप कि आपको यहां पर ये भी बात समझ आ गई होगी कि इस थ्योरम को कन्वर्स आइसोसेलेस ट्राइंगल थ्योरम क्यों कहा है। तो हमें साबित ये करना है कि ए बी बराबर होनी चाहिए बी सी के। यही चीज हम यहां पर लिख लेते हैं, ए बी बराबर साबित करना है ए सी के, तो प्रूफ के हेडिंग में डाल दिया, ये हमारा कंक्लूजन है। और यहां मैंने डार्क कर दिया इन साइडों को, थिकनेस बढ़ा दी है, ताकि आपको डायग्राम देख के भी अंदाजा हो जाए कि किन दो साइडों को हम बराबर साबित करना चाह रहे हैं। क्योंकि थ्योरम प्रूफ करते हुए आपने डायग्राम पे भी नजर रखनी होती है, डायग्राम भी खुद बता रही होती है कि क्या चीजें साबित करनी है और क्या चीजें बराबर ली हैं। यहाँ मैंने दो दो कर्व बना दिए हैं जो एंगल्स बराबर हैं, ताकि डायग्राम देख के अंदाजा हो जाए। और दूसरा, आप यहाँ गिवन की हेडिंग में देख लें टू प्रूफ की हेडिंग में देख लें, दोनों तरफ बात एक ही होगी। अब अगर इस समय हम देखें तो हमें ये प्रूफ करना है और मैं डायरेक्ट प्रूफ का इस्तेमाल करूंगा। ये लॉजिक में मैंने आपको समझाया था, डायरेक्ट प्रूफ में क्या करते हैं, ये हमारा प्रेमिस हो गया P, इसको हम ट्रू मान के चल रहे हैं कि ये दोनों एंगल्स तो बराबर हैं, और ये हमारा कंक्लूजन है Q, ऐसे समझ लें, इसको भी हमने ट्रू साबित करना है। अगर ये ट्रू साबित हो जाता है तो P भी ट्रू है इंडिविजुअली और Q भी ट्रू है इंडिविजुअली। तो अगर ये दोनों ट्रू साबित हो जाते हैं तो जो थ्योरम का रिजल्ट है उसको हम मानेंगे कि थ्योरम एक्सेप्टेबल है, ट्रू है, सही है। हम प्रेमिस को ट्रू लेके चलते हैं और जो कंक्लूजन है वो फॉल्स आ जाता है, तो हम कहेंगे थ्योरम प्रूफ नहीं हुआ, जो उसका थ्योरम का रिजल्ट है वो प्रूफ नहीं हुआ, फॉल्स है। और इसी तरह से बाकी के दो स्टेटमेंट भी है। अच्छा, एट द मोमेंट अभी आप सोच रहे होंगे ये तो कन्वर्स है, मुझे क्यू इंप्लाइज पी लेना चाहिए। तो ये पी और क्यू तो जस्ट नोटेशंस हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है। आप इसको क्यू कर लें और इसको पी कर लें, क्यू इंप्लाइज पी साबित कर दें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप ऐसे साबित कर लें, इसको क्यू इंप्लाइज पी कर दें, ये वाला टेबल बना लें। तो अगर आप इसको क्यू इंप्लाइज पी कर रहे हैं तो फिर जो इसका कन्वर्स यानी कि ओरिजिनल आइसोसेलेस ट्राइंगल थ्योरम होगा उसको आप पी और क्यू कर दें, जैसे आपको बेहतर लगे। तो यहां हम डायरेक्ट थ्योरम प्रूफ करेंगे, प्रूफ बाय कॉन्ट्रडिक्शन जो टेक्निक थी वो आपकी सिर्फ और सिर्फ पहले थ्योरम में इस्तेमाल हुई थी। अब जितने भी थ्योरम होंगे वो डायरेक्ट प्रूफ होंगे,
सो हम प्रेमिस भी ट्रू लेके चलेंगे और डायरेक्टली कंक्लूजन निकालेंगे कि ट्रू होना चाहिए। अब हम देख लेते हैं कि इस थ्योरम को प्रूफ कैसे करना है। सारी चीजें हमारे पास आ चुकी हुई हैं। अब थ्योरम को प्रूफ करने की बात आती है कि थ्योरम को किस तरह हम ये प्रूफ करेंगे। जो जो चीजें मेरे पास मौजूद हैं अभी, जिनको मैं इस्तेमाल कर सकता हूं इन थ्योरम्स को प्रूफ करने के लिए, वो मैंने आपको पिछली वीडियो में दिखाया था। एसएमएसडी एक्सियम्स थे जिनकी 22 तादाद में थे और सारे हमने इस्तेमाल भी नहीं करने। इसके अलावा ये 5 थ्योरम्स मैंने प्रूफ करवाए थे, आपको इसी प्लेलिस्ट में ऊपर मौजूद हैं, जिसको इस्तेमाल होना है। ये थ्योरम, ये 4 थ्योरम, बल्कि ये 5वां थ्योरम भी आपका चैप्टर 10 में इस्तेमाल होगा बहुत ज्यादा। अब मैंने ये देखना है कि इनमें से क्या चीज मैं इस्तेमाल कर सकता हूं और मुझे क्या गिवन दिया गया है और आखिर साबित क्या करना है। गिवन में मुझे एंगल्स दिए गए हैं, बराबर हैं, 2 एंगल्स बराबर हैं और 2 साइडें बराबर साबित करनी है। यानी मुझे एंगल से साइड की मालूमात पर पहुंचना है। तो मुझे कोई ऐसा तरीकेकार चाहिए कि जो एंगल्स की मालूमात से मुझे साइड पर पहुंचा सके। तो ये जो पहला थ्योरम था वर्टिकली अपोजिट एंगल थ्योरम, ये एंगल से ही मुतालिक है, ये साइड की कोई बात नहीं करता लंबाइयों की। एक्सटीरियर एंगल थ्योरम ऑफ अ ट्रायंगल, ये भी एंगल से मुतालिक है। ये पैरेलल लाइन से मुतालिक है, उसके भी एंगल्स के बारे में ही बताएगा पैरेलल लाइंस के। ये भी एंगल से मुतालिक है, ये साइड के बारे में कोई बात नहीं करता कि तीनों एंगल का सम किसी भी ट्रायंगल में 180 डिग्री होता है। ये मैंने थ्योरम 1 में इसको इस्तेमाल किया था। हाँ, ये 2 चीजें हैं जो एंगल और साइड की बात करते हैं, साइड एंगल साइड और एंगल एंगल साइड, जो पहला थ्योरम है। ये पोस्टुलेट और ये थ्योरम, ये 2 चीजें हैं जो एंगल और साइड के रिलेशन की बात करते हैं। तो इट मींस ये तो मुझे समझ आ गया कि इस इन एक्सियम्स में से एक ये पोस्टुलेट आ जाएगा और जिसे मैं इस्तेमाल कर सकता हूं, और ये पहला थ्योरम इस्तेमाल कर सकता हूं क्योंकि ये थ्योरम हमने प्रूव कर दिया है। तो अब ये भी हमारी इन्वेंटरी में आ गया है जिसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए इसी को इस्तेमाल करते हैं और देखते हैं क्या हम ये इस्तेमाल हमारे काम में आएगा या नहीं आएगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन ये है कि इन दोनों चीजों को इस्तेमाल करने के लिए 2 ट्रायंगल्स की जरूरत पड़ती है और मुझे जो दिया गया है वो एक ट्रायंगल दिया गया है। बट नो प्रॉब्लम, ये हमारे पास एक ट्रायंगल है। मैं जो है वो जो वर्टेक्स ए है वहां से एक रे ड्रॉ कर देता हूं और जहां ये जो वर्टिकल एंगल है वहां से एक रे ड्रॉ करता हूं जो बीसी साइड पे जहां ये इंटरसेक्ट करेगी उस पॉइंट को मैंने डी का नाम दे दिया है। देखते हैं क्या इससे मेरा काम बनेगा या नहीं बनेगा। बट एक चीज का मुझे फायदा हो गया इससे, वो फायदा ये हो गया कि ये मेरा एक ट्राइंगल जो ए बी सी था पूरा, ये वाला ट्राइंगल ये 2 ट्राइंगल्स में टूट गया। एक ट्राइंगल आपका ये होगा ए बी डी और दूसरा ट्राइंगल आपका ये होगा ए सी डी। ये 2 ट्राइंगल्स हो गए। अब मेरा टारगेट ये है कि मैं लगाना चाहता हूं साइड एंगल साइड पोस्टुलेट या एंगल एंगल साइड। इसके लिए मुझे 2 साइडें और एक एंगल चाहिए, 2 ट्राइंगल्स में इसके लिए 2 एंगल्स और एक साइड चाहिए। तो देख लेते हैं, एंगल बी और एंगल सी कॉन्ग्रुएंट इन दोनों ट्राइंगल्स के अंदर, एक एंगल तो मिल गया इसके एतबार से भी और इसके एतबार से भी। अच्छा, ये जो साइड है एडी, ये कॉमन है दोनों ट्राइंगल्स के अंदर। लंबाई की बात हो रही है यहाँ पर। ये बिल्कुल इस तरह से कि 2 घर हैं पड़ोस पड़ोस में, एक गरिएरा, दोनों की एक ही दीवार है। तो दोनों की एक ही दीवार है तो दोनों की लंबाइयां सेम होंगी उस दीवार की। तो एक साइड भी मिल गई मुझे। इसको इस्तेमाल करने के लिए मुझे एक साइड की जरूरत है और इसको इस्तेमाल करने के लिए एक एंगल की जरूरत है। तो दोनों में से कौन सा इस्तेमाल होगा अब हमने ये सोचना है। अभी तक जो चीजें मेरे पास इस कंस्ट्रक्शन से मुझे मिली हैं वो एक एंगल और एक साइड मिला है। अगर आप पिछला थ्योरम याद करें वहां भी एक साइड की कमी थी साइड एंगल साइड लगाने के लिए। तो अगर एक साइड डायरेक्टली आ सकती होती तो हम बहुत आसानी से कर लेते उसको प्रूफ। मुझे प्रूफ बाय कॉन्ट्रडिक्शन लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। इसका मतलब कोई भी एक्सियम ऐसा नहीं है जो इन 2 मालूमात की बुनियाद पर मुझे साइड्स बराबर साबित कर सके, ये तो पॉसिबल नहीं है। ये देखते हैं कि क्या इन 2 ट्राइंगल्स के अंदर, जिस तरह मैंने ये ड्रॉ की है लाइन एडी, जो रे एडी ड्रॉ की है, क्या मुझे एक एंगल मिल सकता है? नहीं मिल सकता है। अगर एक एंगल मिल जाता है तो मैं आराम से एंगल एंगल साइड लगा दूंगा। इसके बारे में देखते हैं और ये काम आसानी से हो जाएगा, बिल्कुल मिल सकता है। एंगल एडिशन पोस्टुलेट जो है वो ये कहता है कि आप किसी भी एंगल को 2 एंगल्स में तोड़ सकते हैं। तो ये जो एंगल है वर्टिकल एंगल है, इसको अभी ये एक एंगल 1 हो गया, एक एंगल 2 हो गया, दूसरा एक यहां से यहां तक का हो गया और एक यहां से यहां तक का हो गया। तो इसको इस तरह से ब्रेक कर दें कि ये 2 बराबर एंगल बन जाए। तो इसको आप 2 तरह से प्रोसीड कर सकते हैं। या तो एंगल ए का एल्टीट्यूड गिराएं, यानी साइड अपोजिट जो साइड है
वहां पर आप ये 90 डिग्री ड्रॉ कर दें तो इसके बारे में कोई कंफर्मेशन नहीं होगी कि एंगल 1 और एंगल 2 बराबर हैं या नहीं है। अब अगर अभी इसको मान के मैं चलता हूं कि इन दो ट्राइंगल्स के अंदर ये 90 डिग्री एंगल है, तो ये ऑब्वियस है जो सप्लीमेंट्री पोस्टुलेट है आपका उसी के नीचे वाला जो एंगल एडिशन पोस्टुलेट के नीचे है वो ये कहता है स्ट्रेट लाइन पर जो लीनियर पेयर होंगे दो एंगल्स के, अभी यानी ये एक एंगल ये एक एंगल ये, वो उन दोनों का प्लस जो है वो 180 डिग्री होता है। और क्योंकि मैंने ये एल्टीट्यूड गिराया है, एल्टीट्यूड का मतलब ही यही होता है कि अपोजिट वर्टेक्स से एक ऐसी जो है वो आप लाइन ड्रॉ करें कि वो 90 डिग्री बने, तो उसको हम एल्टीट्यूड कहते हैं। अगर इस एतबार से मैं इसको देखूंगा, अब दोनों ट्राइंगल्स देख लेते हैं, ए बी डी और ए सी डी। इन दोनों ट्राइंगल्स के अंदर ये दोनों चीजें जो बराबर हैं वो गिवन के एतबार से बराबर हैं, यहाँ देख सकते हैं आप। और ये दोनों 90 डिग्री है, एक एंगल 90 डिग्री है तो दूसरा भी 90 होगा लाजमी। ठीक है, अगर आप ये एंगल डी की बात कर रहे हैं, इसमें जो दो एंगल्स हैं इसको अगर मैं एंगल 1 और एंगल 2 कह दूं, अभी इस एट द मोमेंट एंगल 1 प्लस एंगल 2 कह दूं, और मुझे पता है कि एंगल 1 90 डिग्री है और एंगल डी 180 डिग्री है, तो एंगल 2 भी 90 डिग्री होगा, यानी ये प्लस का इधर आके माइनस का हो जाएगा, तो 180 डिग्री माइनस 90 हो जाएगा 90 डिग्री, तो एंगल 2 भी 90 डिग्री हो जाएगा। सो इस सिचुएशन में क्योंकि मैंने एल्टीट्यूड ड्रॉप किया था, तो ये दोनों एंगल 1 और एंगल 2 90 डिग्री है, यानी दोनों एंगल बराबर है, 1 भी 90 और एंगल 2 भी 90। ओके, अब अगर यहाँ पर इस तरह से मैं चलता हूं तो एक एंगल बराबर है दोनों ट्रायंगल्स में, दूसरा एंगल बराबर है दोनों ट्रायंगल्स में, और ये कॉमन साइड है जो कॉमन वॉल शेयर कर रही है, कॉमन साइड है दोनों ट्रायंगल्स के अंदर, तो एंगल एंगल साइड लग जाएगा, इस तरह भी लग जाएगा। बट मैं जो तरीकेकार लेके चल रहा हूं वो इस तरह से मैं लेके चलूंगा कि जो मैंने कंस्ट्रक्शन की है वो इसका ख्याल रखते हुए नहीं की है, बल्कि मैंने इस तरह से वर्टिकल एंगल को ब्रेक किया है कि ये दोनों एंगल बराबर हो जाए, ये वाले वर्टिकल एंगल बराबर हो जाए। एंगल बाइसेक्टर बनाया है मैंने, एंगल को बाइसेक्ट किया है, दो हिस्सों में इक्वल तोड़ दिया है, बाई यानी कि दो, और इस एक एंगल को दो इक्वल हिस्सों में तोड़ दिया, एंगल 1 और एंगल 2 में, दोनों एंगल्स बराबर है एंगल 1 और एंगल 2। तो जो बुक में है उसी को मैं लेके चल रहा हूं। तो यही बात मैंने यहां पर लिख दी है कंस्ट्रक्शन में, क्योंकि ये एडिशनल काम किया है, कंस्ट्रक्शन के हेडिंग में लिखना पड़ेगा। मैंने कहा है कि ड्रॉ एडी, एडी ड्रॉ की है मैंने, ये देख सकते हैं ये वाली साइड एडी है। द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, एंगल ए का बाइसेक्टर बनाया है, ये रहा एंगल ए मेरा वर्टिकल एंगल, और इसका बाइसेक्टर यानी कि ये दो एंगल्स बराबर है, एंगल 1 और एंगल 2 जिसका नाम दिया है। और ये जहां पे मीट कर रही है, मिल रही है साइड बी सी से, उस पॉइंट को डी का नाम दे दिया मैंने। तो जो काम मैंने यहां पर किया वही काम मैंने यहां पर लिख दिया है कंस्ट्रक्शन के हेडिंग में। तो अब भी अगर आप देखें तो आराम से लग जाएगा एंगल एंगल साइड, ये दो एंगल्स बराबर हो गए, ये दो एंगल बराबर हो गए, तो दो ट्राइंगल्स के अंदर दो एंगल बराबर हो गए और ये कॉमन साइड हो गई, तब ये प्रूव हो जाएगा एंगल एंगल साइड से। तो यही काम हम करने लगे हैं नेक्स्ट। मैं आपको दिखा देता हूं, अगर फिर भी किसी स्टूडेंट को बात ना समझ आई हो कि ये इस तरह से दो ट्राइंगल बनेंगे। अब लिखने का तरीकेकार देख लें, जो थ्योरम 1 में आपने पॉइंट नंबर 2 और पॉइंट नंबर 3 में इस्तेमाल किया, बल्कि पॉइंट नंबर 1 में तो तीन एंगल बराबर साबित करने के लिए किया था, बट काम यही है। तो ये दो ट्राइंगल्स हैं हमारे, इन दो ट्राइंगल्स के अंदर सबसे पहले मैंने मेन ऑब्जेक्ट लिख दिया है अपना, कि ट्राइंगल ए बी डी है और ट्राइंगल ए सी डी है। जरा तरीकेकार देख लें लिखने का, मैं फिर से दिखा देता हूं आपको। अगर मैं यहां पर इस तरह से जा रहा हूं ए बी डी, तो ये दो एंगल तो मुझे पता है ना बराबर है, एंगल 1 और एंगल बी। इसी तरह से इस ट्राइंगल में एंगल 2 और एंगल सी। अब कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स कैसे निकालते हैं ये जरा आपने समझना है। यहां पर कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स निकालने के लिए पहले तो मुझे कॉरस्पॉन्डेंस डिफाइन करनी पड़ेगी ना इन दोनों ट्राइंगल्स के अंदर, और वो इसी मालूमात की बुनियाद पर डिफाइन करूंगा। ये जो दो एंगल्स मुझे पता है, दो एंगल्स की जो इंक्लूडेड साइड है ए बी और ए सी, ये दोनों कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं। ठीक है, इधर मैं ये डॉट लगा देता हूं। इसी तरह से जो एंगल 1 के साथ वाली साइड है, तो एंगल 1 का कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट यानी कि जो एंगल्स बराबर होते हैं वो कॉरस्पॉन्डेंस में भी होंगे, तो एंगल 1 और एंगल 2 बराबर हैं, ये दोनों कॉरस्पॉन्डेंस में भी लिए हैं मैंने। तो ये दोनों साइड्स, इधर मैं सर्कल बना देता हूं, ये भी कॉरस्पॉन्डेंस में है। इसी तरह से जो तीसरी साइड बची है, ऐसे समझ लें, या एंगल बी के साथ जो साइड बची है और इधर वो उसका बी का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल सी है, तो ये साइड भी बराबर होगी
इधर मैं इस तरह से बना देता हूं। तो ये बन गया। इसी तरह से ये जो एंगल बचा है ये भी कॉरस्पॉन्डेंस में होगा। अब अगर मैं नाम दे रहा हूं इसको इस तरह, एंगल 1 से एंगल बी की तरफ जा रहा हूं, ए बी डी, ठीक है, ए से बी की तरफ गया, देन डी की तरफ गया, तो यहां भी इसी उसमें चलूंगा मैं, ए सी डी, एंगल 2 से उसके दूसरे कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट के पास, सी के पास। तो इसलिए मैंने यहां पर ये नाम दिया है ए बी डी ट्राइंगल और ट्राइंगल ए सी डी। यहां पे याद रखना है, पहले मेन ऑब्जेक्ट्स बताते हैं, क्योंकि इन दो मेन ऑब्जेक्ट्स के दरमियान में कुछ चीजें बताना चाह रहा हूं। तो ये कॉरस्पॉन्डेंस ली है अभी मैंने, बाद में बताऊंगा कि कौन कौन सी चीजें जो है वो इसमें बराबर हैं नहीं है, क्या मामलात हैं, वो तो अभी देखते हैं ना। बट लिखने का तरीकेकार ये है कि पहले दो मेन ऑब्जेक्ट्स बताएंगे और इनकी कॉरस्पॉन्डेंस जैसे मैंने अभी दिखाई है आपको वो मेंशन करेंगे, तो यहां पे कॉरस्पॉन्डेंस का निशान डाल देंगे। अब अगर इन दो ट्राइंगल्स की कॉरस्पॉन्डेंस के अंदर कुछ मजीद चीजें आपने दिखानी है, एंगल्स दिखाने हैं या साइड्स दिखानी है, तो फिर आप इससे पहले इन लिखेंगे। तो यहां पर लिखना है इन ट्राइंगल ए बी डी कॉरस्पॉन्डेंस रखता है ट्राइंगल ए सी डी के साथ। इस चीज का कोई रीजन नहीं होता, आपने सिर्फ दो ट्राइंगल कॉरस्पॉन्डेंस में लिए हैं, तो यहां लिखने की जरूरत नहीं है, ये बात खुद ही मेंशन कर रही है। अब इसमें क्या क्या चीजें मैं लगाना चाहता हूं, सबसे पहले दो एंगल्स बराबर साबित करना चाहता हूं मैं। अब ट्राइंगल का नाम तो आपने ऐसे दिया है ना, ए बी डी और ए सी डी, और मुझे आइडिया है पहले से कि मैं एंगल एंगल साइड लगाना चाहता हूं, तो आप ऐसे भी लगा सकते हैं एंगल, ये दो एंगल बराबर है, ये दो एंगल बराबर है, यानी कि ऐसे गए और फिर इस साइड पर गए जो ए डी ए साइड है, ऐसे जा सकते हैं। जिस तरह एंगल ट्राइंगल को नाम दिया है इन दोनों को, वैसे ही आप इसको चला दें, बट इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप ऐसे भी चल सकते हैं कि पहले इसका नाम दें, फिर इसका नाम दें, और फिर साइड का नाम दें। नाम देने के लिए जो चीजें बराबर साबित करनी है आप ऐसे भी चल सकते हैं, ये और ये साइड हो गई, ऐसे भी नाम दे सकते हैं। आगे जो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स को नाम देने हैं आपने, तो मैं इस तरह चलता हूं जो अभी आपको बताया है। एंगल बी कॉन्ग्रुएंट एंगल सी से, ये गिवन से बराबर है, यहां डायग्राम में भी देख सकते हैं, और यहां मैंने गिवन से उठा के लिख दिया बी और सी बराबर है, और रीजन में दे दिया गिवन। दूसरी चीज मैं दिखाना चाहता हूं कि एंगल 1 और एंगल 2 बराबर है। ये बाइसेक्टर ऑफ एंगल बनाया था ना मैंने, एंगल ए का बाइसेक्टर बनाया था वर्टिकल एंगल का, तो यहां कंस्ट्रक्शन में किया था ये काम, तो यहीं से लिख लेता हूं मैं कि जो बाइसेक्टर ऑफ एंगल है वो एंगल 1 और एंगल 2 ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है। ये कंस्ट्रक्शन में काम किया हमने। इसके अलावा ये जो एडी साइड है, दो एंगल तो हो गए, ये कॉमन साइड है दोनों के अंदर, तो इसको हम लिख लेंगे यहां पर। इसमें यहां पर एक पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो आप ये समझते चलें कि यहां पर जो एडी साइड लिखी हुई है वो ट्राइंगल ए बी डी के एतबार से लिखी है मैंने, क्योंकि यहां जो भी मालूमात आएगी ट्राइंगल ए बी डी की आएगी, और यहां जो एडी की लंबाई लिखी है मैंने वो ट्राइंगल ए सी डी की वजह से लिखी है। ठीक है, ये बात आपने याद रखनी है। तो ट्राइंगल ए बी डी में भी एडी साइड है और ट्राइंगल ए सी डी में भी एडी साइड है, और एडी की लंबाई एडी के बराबर होगी। अगर मैथमेटिक्स के हिसाब से बात करें तो चैप्टर 1 में आपको रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी सिखाई गई है। सबसे पहली प्रॉपर्टी है जो इक्वालिटी में आपको सिखाई गई है, रिफ्लेक्सिव, यानी कि एक्स बराबर है एक्स के, होता ही होता है। तो यहां पर हर चीज अपने बराबर होती है, तो ये लंबाई अपने बराबर होगी। आप चाहें तो यहां पर लिख दें रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी, ऐसे करके इसका रीजन दे दें, या आप ये लिख दें कि ये कॉमन साइड है, सिर्फ कॉमन लिख दें, तब भी बात मुकम्मल हो जाएगी। अब हम जानते हैं कि दो कॉरस्पॉन्डिंग ट्राइंगल्स के अंदर अगर दो एंगल्स बराबर हैं और एक साइड बराबर है तो दोनों ट्राइंगल्स बराबर होते हैं। ये हमने थ्योरम 9.1.1 में साबित किया है, जिस थ्योरम का नाम है एंगल एंगल साइड। तो यहां पर मैंने लिख दिया कि ये जो दो ट्राइंगल्स हैं जो अभी आपने यहां कॉरस्पॉन्डेंस में लिखे थे, या कॉन्ग्रुएंट का निशान लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कॉन्ग्रुएंट तो अभी साबित नहीं हुए। कॉन्ग्रुएंट यहां साबित हुए हैं इन तीन मालूमात की बुनियाद पर। अब यही दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं जो कॉरस्पॉन्डेंस में थे। अब कॉन्ग्रुएंट लगाएंगे और रीजन देंगे आगे एंगल एंगल साइड। ये आपने पॉइंट नंबर 2 में भी किया पहले थ्योरम के, और पॉइंट नंबर 4 में भी किया। तो यहां पर लिखने का तरीकेकार जरा अच्छे से समझ लेना है आपने। मैं फिर से रिपीट करता हूं, लेफ्ट साइड पे आपने ट्राइंगल ए बी डी लिया है और किस तरह कॉरस्पॉन्डेंस में लिया है वो भी आपने देख लिया, और राइट साइड पे
कॉरस्पॉन्डेंस के ट्राइंगल एसीडी लिया है। यहाँ जितनी भी मालूमात आएगी वो ट्राइंगल एबीडी की आएगी, और यहाँ जितनी भी मालूमात आएगी वो ट्राइंगल एसीडी की आएगी। तो आप देख सकते हैं ये तीनों चीजें ट्राइंगल एबीडी की हैं, ये तीनों चीजें ट्राइंगल एसीडी की हैं। आपको डायग्राम बार बार देखनी है, ठीक है। इसके बाद जो एक और अहम चीज है, मुझे पहले से मालूम था, जब ही तो मैंने ये काम किया कि मैं एंगल साइड लगा सकता हूं, डायग्राम देख के मुझे अंदाजा था। तो आपने जो यहाँ पे लिखने का तरीकेकार है ना, यहाँ तो 3 पॉइंट्स लिखे हुए हैं ना, तो एंगल साइड अगर आप लगाने जा रहे हैं तो पहले एंगल मेंशन करेंगे, एंगल, देन फिर एंगल, और फिर साइड मेंशन करेंगे। ऐसे अपनी मर्जी से नहीं कर देना कि पहले एंगल आ गया फिर बीच में साइड लिख दी फिर एंगल लिख दिया, नहीं। लिखने का जो बेहतरीन तरीकेकार है वो ये है कि एंगल साइड प्रूव कर रहे हैं तो पहले 2 एंगल ही लिखें और फिर साइड लिखें। यहां तक 2 ट्राइंगल्स बराबर साबित हो गए। अब इन 2 ट्राइंगल्स को बराबर साबित करने का कोई हमारा मकसद था ना, कोई चीज जो हम पहले नहीं बराबर साबित कर पा रहे थे उसको साबित करना चाहते हैं, तो ये हमेशा अगला स्टेप होता है कि ये काम किसी वजह से किया है आपने, क्योंकि ये मेरा रिजल्ट थोड़ी है। थ्योरम 1 में था 2 ट्राइंगल्स बराबर साबित करने थे ओरिजिनल वाले, बट यहां पे ये मेरा कंक्लूजन नहीं है। तो ये मैंने किस वजह से काम किया है, तो इनकी जो बाकी की कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं उनमें से कुछ मेरा काम का होगा। हो सकता है तीनों चीजें काम की, हो सकता है 2 काम किए, हो सकता है कोई एक काम किया हो। तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि एंगल 1 और एंगल 2 के दरमियान की जो साइड है वो ये है, तो ये कॉरस्पॉन्डिंग साइड है। इसी के 2 कॉरस्पॉन्डिंग एंगल थे, एंगल 1 का 2 था और बी का सी था, इसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड ये बनेगी। तो ए बी और सी है ये भी कॉन्ग्रुएंट होंगे। इसकी वजह से मैंने ये काम किया है ये सारा। ये पहले साबित नहीं हो रहे थे, बट इस कंस्ट्रक्शन की वजह से ये साबित हो गया है कि जो ए बी और सी ए साइड है वो कॉन्ग्रुएंट है। तो हम वही रीजन लिख देंगे, बाय CPCT कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। यानी जो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स अभी मैंने आपको बताए ये कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं। तो CP आ गया कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स, CT से मतलब कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। कैसे पता कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, यहां अभी साबित किया है आपने कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स इन 2 एंगल और एक साइड की बुनियाद पर। तो बाकी जो तीसरा एंगल बचा वो भी बराबर होगा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, और ये 2 कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स भी बराबर होंगी। बी से डी तक की लंबाई और सी से डी तक की लंबाई ये भी बराबर होगी। मुझे प्रूफ करना था ये 2 साइड है, यहां मेरा कंक्लूजन था जो कि आ चुका हुआ है, तो ये हमने प्रूफ कर दिया, सिर्फ ये वाली बात लिख दी। बट आइसोसेलेस ट्राइंगल से मुतालिक आपकी एक्सरसाइज में बहुत सारे चीजें मौजूद हैं जो आपको प्रूफ करनी है, वो मैं आपको यहीं बता देता हूं, वहां पे बहुत सारी आसानी हो जाएगी आपको। वो ये है कि बाय डिफॉल्ट आप देखेंगे बाकी के कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी बराबर आ गए ना। तो हम जानते हैं कि ये तो लीनियर पेयर हैं दोनों, और ये दोनों एंगल्स बराबर भी हैं, ऑटोमेटिक आ गए। जो दूसरी वाली पहली वाली कंस्ट्रक्शन कर रहे थे हम वो आ गया ऑटोमेटिक। तो ये दोनों एंगल्स बराबर भी हैं और लीनियर पेयर भी हैं, तो ये जब भी मुमकिन है कि एंगल डी, अगर अब मैं इसको एंगल 3 और एंगल 4 कर दूं, क्योंकि इनको मैंने मान लिया एंगल 1 और एंगल 2, तो एंगल 3 और एंगल 4 क्योंकि लीनियर पेयर हैं, एक स्ट्रेट लाइन पे पड़ रहे हैं, और एंगल 3 एंगल 4 के बराबर भी साबित हो गया है बाय CPCT। यहां आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, अभी लिखना नहीं है क्योंकि थ्योरम हमारा प्रूफ हो चुका हुआ है। तो ये जब भी मुमकिन है कि 2 एंगल्स का सम 180 डिग्री भी है सप्लीमेंट्री पोस्टुलेट से, और यही दोनों एंगल बराबर भी हैं, यानी कि इक्वल नंबर होने चाहिए। बराबर होने का यही मकसद है ना, यहाँ पे आ गया बाय CPCT, तो ये दोनों बराबर और 180 डिग्री के जब भी बन सकते हैं जब ये दोनों 90 होंगे। तो ये राइट एंगल्स हैं दोनों। अब इससे हमने ये सीखा कि जो आपका आइसोसेलेस ट्राइंगल होता है उसमें ये प्रॉपर्टी भी एग्जिस्ट करती है, और ये आपकी एक्सरसाइज में भी क्वेश्चन है, और आगे जो अभी बात बताऊंगा वो थ्योरम्स में भी हैं आपके चैप्टर नंबर 11 के अंदर, के आइसोसेलेस ट्राइंगल के अंदर जो बेस होती है, बेस, ये बेस है। अगर आप, यहां मैं सेपरेट बना देता हूं, ये सेगमेंट है मान लें BC, इस सेगमेंट का मिड पॉइंट देखें और इससे एक राइट एंगल गुजारें, ठीक है। तो ये जो मिड पॉइंट से राइट एंगल बनेगा, राइट बाइसेक्टर कहलाएगा। तो ये जो साइड्स होंगी जो उस मिड पॉइंट के एंड पॉइंट पे आ रही होंगी ये हमेशा बराबर होंगी। तो ये प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती है इसके अंदर।
तो आपने जब भी आइसोसेलेस ट्राइंगल बनाना होगा, कंस्ट्रक्ट करना होगा स्केल और डी के जरिए, तो आप क्या करेंगे, यही प्रोसीजर करेंगे फॉलो जो मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ। कोई भी कितनी भी लंबाई का सेगमेंट बना लें, उधर मिड पॉइंट उसका ढूंढने, स्केल से आप ढूंढ सकते हैं ना। ये अगर आपने बीसी 4 सेंटीमीटर बनाया है तो मिड पॉइंट 2 सेंटीमीटर पे होगा, एक पॉइंट लगाते हैं, फिर डी लें, यहाँ पे 90 डिग्री पे पॉइंट लगाते हैं और इसको ज्वाइन कर दें। अब अगला पॉइंट आप कहीं भी बना लें और इसको आप सेगमेंट्स के एंड पॉइंट से ज्वाइन करेंगे तो ये दोनों बराबर होंगे, चाहे आप यहां बना लें चाहे आप यहां बना लें, ये हमेशा बराबर होंगे। ठीक है, क्यों बराबर होंगे ये तो आपने देख लिया ना, कि ये आप बराबर लेकर चले थे बी डी और सी डी, तो ये हो गई एक साइड बराबर इस ट्राइंगल के अंदर और इस ट्राइंगल के अंदर, ये दो एंगल्स बराबर हो गए क्योंकि लीनियर पेयर है, आपने 90 डिग्री बनाया है, राइट बाइसेक्टर बनाया है, तो साइड एंगल और ये कॉमन साइड है, यहाँ साइड एंगल साइड से ये दोनों बराबर होंगे। तो जो भी आप ये बनाएंगे तो ये कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट बनेगा, ये भी बराबर होगा। तो बहरहाल ये थ्योरम है आपका चैप्टर नंबर 11 के अंदर। तो जब भी आप कंस्ट्रक्ट करेंगे इस तरह से करेंगे आइसोसेलेस ट्राइंगल को, ये सबसे आसान तरीकेकार है आइसोसेलेस ट्राइंगल को कंस्ट्रक्ट करने का। अगर आप आइसोसेलेस ट्राइंगल थ्योरम प्रूव करने जाएंगे तो अगर आपको दो साइड्स बराबर दी जाती हैं और आपको ये साबित करना होता है कि एंगल्स बराबर है, तो आप क्या करेंगे, सेम कंस्ट्रक्शन करेंगे आप, कि ये एक ट्राइंगल है, इसमें दो साइड्स बराबर हैं, तो आप ये वर्टिकल एंगल जो है एंगल बाइसेक्टर बनाएंगे। अब इसको आप कैसे साबित करेंगे कि ये वाला जो ट्राइंगल है इसमें एक साइड बराबर है, दोनों ट्राइंगल्स में ये एंगल कंस्ट्रक्शन से बराबर है, ये गिवन से बराबर थी साइड और ये कॉमन साइड है, तो साइड एंगल साइड लग जाएगा, तो ये दोनों कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी बराबर होंगे, तब ये आइसोसेलेस ट्राइंगल थ्योरम प्रूफ हो जाएगा। सो इस तरह से बहुत सारी चीजें निकल के आएंगी। अब जैसे एक्सरसाइज आएगी मैं आपको वो सब बताता रहूंगा, जैसे ही थ्योरम प्रूफ हो जाएगा ये लिखने की जरूरत नहीं है। अगर आपको थ्योरम ये प्रूफ करना है एंड में लाजमी QED आपने लिखना है कि थ्योरम आपका एंड हो चुका हुआ है। तो उम्मीद है आपको यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। फिर भी आपका कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में अगले थ्योरम के साथ आपसे मुलाकात होती है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।